about ethics, good governance, and the challenges to good governance. जब से आप ये समाज बना है, चाहे वो ट्राइब के रूप में बना हो, लगा दीजिए। Is it better now? Okay. So जब से ये समाज ऑर्गेनाइज हुआ है तब से समाज में गवर्नेंस की प्रक्रिया रही है. इट इज़ नथिंग वेरी न्यू, पर वो गवर्नेंस शायद इतना सरल है नहीं, इसलिए उस पर हमेशा से चुनौतियां बनी रही हैं. तो उस पर बात करने के पहले मैं इस फाउंडेशन कोर्स में जो हमारे शासकीय सेवा में नए अधिकारी जुड़े हैं उन सभी को बधाई देता हूं कि वो एक नए दायित्व में आए हैं. जब हम शासकीय सेवा में पहली बार आते हैं तो मन में बड़ी सारी उमंगें भी होती हैं और एक यह विचार होता है कि अब हम सिस्टम के पार्ट हो गए, अधिकारी के रूप में शामिल हो गए, अब हमारे पास में बहुत सारा क्या होगा, पावर होगा. तो पावर तो होगा, लेकिन पावर के साथ आपके पास बहुत बड़ा दायित्व भी होगा. आप सब बहुत ब्लेसेड हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको यह अवसर मिला कि आप इस दायित्व के लायक समझे गए. और ये अवसर केवल एक परीक्षा पास करने से नहीं होता है. आपने बड़ी मेहनत की, बड़े प्रयास किए हैं, और इन मेहनत, परिश्रम, प्रयासों के साथ साथ ये मेरा अपना अनुभव है कि कहीं ना कहीं आपके बुजुर्गों के, माता पिता के आशीर्वाद जरूर आपके साथ है. बिना आशीर्वाद के आप ऐसे स्थान पे पहुंच नहीं सकते. मेहनत तो आपने की, अच्छी बात है, मेहनत और लोगों ने भी की. आप क्वालिफाई हो गए, वो नहीं हो पाए. आप जितने बुद्धिमान हैं उतने ही वो बुद्धिमान हैं. आपके कुछ साथी आपसे बेटर सर्विस में चले गए. तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है, पर कहीं ना कहीं बड़ा आशीर्वाद आपके साथ है. कुछ हमारे साथ सेवा में कार्य कर रहे तहसीलदार साथी भी हैं. आप लोगों ने कई साल ऑलरेडी उस कटिंग एज पे काम किया है जहाँ पर प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है. तो आप सभी का भी स्वागत. हम बात करेंगे दो अलग अलग मुद्दों पर. दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, होलिस्टिक हैं. अलग अलग हम एक्चुअली कर नहीं सकते. केवल मुझे आपके अकादमी ने कहा कि अलग अलग कर दो, तो मैंने अलग अलग कर दिया. क्योंकि एथिक्स जो है, अगर गुड है तो गुड के साथ क्या होता है, बैड. एथिक्स अगर है तो एथिक्स के साथ करप्शन भी होता है. तो गुड और बैड, कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ नहीं दिखती, हमेशा रिलेटिव टर्म्स में हमें दिखती है. सो विल टॉक अबाउट एथिक्स. ये एथिक्स क्या है? ये एथिक्स फॉर ए प्रैक्टिशनर. आप सब इसको ज़मीन पे काम करेंगे तो आप सबके साथ ये चलेंगे. जो एथिक्स आपके अंदर हैं वो आपके निजी हैं. जो एथिक्स आपके चारों तरफ है वो हो सकता है कि आपके निजी एथिक्स से मेल नहीं भी खाते हो, कोई बात नहीं. आप अपने यात्रा को कैसे चलना है वो ये तो निश्चित है कि आप शासकीय सेवा में आ गए तो शासकीय नियमों का, कंडक्ट रूल्स का जो सब निश्चित रूप से आपको पढ़ाए गए होंगे या पढ़ाए जाएंगे, उनका पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अपने दायित्वों की पूर्ति करेंगे. लेकिन बहुत सारे निर्णय आपके निजी होते हैं और उन निजी निर्णयों में आप अच्छे निर्णय लें, तभी यह जो आशीर्वाद है जो आपके साथ आज आया है, तभी ये बरकरार रहेगा और आगे बढ़ेगा.
हम जो हमारी ट्रेडिशनल ज्ञान परंपरा है उससे कुछ विचारों को लेके प्रारंभ करेंगे। ऋग्वेद में कहा है, संस्कृत पढ़ने वाले तो बहुत लोग होंगे, या कौन पढ़ेगा? पढ़ो, हाँ पढ़ो। क्या मतलब है? हाँ लिखा है वही पढ़ दो। हाँ मतलब तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जो आज हम विकास की बात करते हैं उसमें एक बहुत बड़ी बात करते हैं, ओपननेस की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, और क्या बात करते हैं? इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं कि विकास सबका होना चाहिए। केवल समाज के एक हिस्से का विकास हो ये जरूरी नहीं है। हर बार हम ये सुनते हैं कि समाज के उस आखिरी व्यक्ति तक हमको विकास को लेके जाना है। तो ये विचार आज का नहीं है, ये विचार हमारी सनातन परंपरा का हमेशा से ऋग्वेद का एक बहुत छोटा सा श्लोक आपके सामने रखा। और दूसरी बात भी जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो भी ऋग्वेद से है। वो यह कहती है कि सत्य एक ही है, अलग अलग विद्वान लोग उसको अलग अलग रूप से देखते हैं। सत्य एक ही है, अर्थात आपके लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके लिए ऑब्जेक्टिव यह है, आपका जीवन में बहुत सारे अवसर ऐसे आएंगे जहां आपको विभिन्न समूहों में, विभिन्न विचारों में जो मतभेद हैं उनको हमें मिटाने की कोशिश करना है, कॉन्फ्लिक्ट को हमें कम करते हुए एकता को बढ़ाना है। सत्य एक ही है। एक बहुत पुरानी कहानी है, आपने शायद सुनी होगी, 6 ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट। ये कहानी पढ़ी, सुनी किसी ने? तो 6 जो वाइस मैन थे, जो थोड़े समझदार बुद्धिमान थे, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी और सबको हाथी का एक एक, किसी को सूंड, किसी को पैर पकड़ा दिया, कहा ये क्या है बताओ। तो किसी ने कहा रस्सी है, किसी ने कहा खंबा है। जब सबकी आंख खुली तो ये देखने में आया कि वह एक विशालकाय जीवित जानवर सामने खड़ा है जिसमें जीव है। तो सत्य अलग अलग हम देखते हैं, कैसे हम पूर्ण सत्य को देख सके यह भी हमको सीखने की आवश्यकता है। आपने पिछले 2023 में बहुत सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम। जहां जाओ भारत में एक बोर्ड लगा रहता था, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है? वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब बताइए कोई? हाँ तो जोर से बोलिए, माइक नहीं, आवाज बुलंद करके। क्या बात। हम आजकल कितने ग्रुपों में बटे हुए हैं? आप कितने व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हो बताओ? 10 से 15। 50 से ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप में कौन जुड़ा है बताइए? कुछ तो होंगे, कोई बुरी बात नहीं है। देखिए अलग अलग ग्रुपों में सब जो बटे हुए हैं, और जो बटना है, ये समाज के अंदर जो बटना है, इसी को रोकने के लिए ये बात तब कही थी, वो आज भी ये बात लागू है। कहने को बहुत अच्छा विचार है वसुधैव कुटुंबकम, कि सब एक ही है। मैं, मेरा परिवार तो ठीक है, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र और ये पूरी पृथ्वी के सभी वासी। वहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? फिर चाहिए वही बात, इंक्लूसिवनेस, सबको अपने साथ लेना। अब हम कैसे सबको साथ ले सकते हैं? रोटी तो 2 ही है, 2 रोटी में हम अगर सबको साथ ले लेंगे तो किसी के पास एक ग्राही भी नहीं आएगी। तो लो तो साथ, रोटी की संख्या भी बढ़ जाएगी, साथ लो। ये चीज जो है, जब आप गवर्नमेंट सर्विस में आ रहे हो तो गवर्नमेंट सर्विस में ये चीज समझो कि अपने आप को लिमिट मत करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हो उतना जुड़ोगे। तो जो आपका क्लाइंट और कंज्यूमर है वो कौन है?
आपका क्लाइंट और कंज्यूमर कौन है? आम आदमी। अभी मध्य प्रदेश का आदमी का गाना आप लोगों ने सुना, वही बात हम इसमें उसकी व्याख्या बड़ी कर रहे हैं। आम जन आपका क्लाइंट है, उस तक हम कैसे पहुंच सकें, यह प्रयास करना हमारा एक आवश्यक काम है। एथिक्स की हम बात करते हैं। एथिक्स है क्या? एथिक्स शब्द का ओरिजिन जो है वो ग्रीक है, इथोस से आता है। इथोस मतलब वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। जीवन जीने का तरीका पूरे विश्व में एक सा नहीं है। अगर आप अपने देश में देखें, उसमें भी लोगों के बहुत अलग अलग तरीके हैं। मध्य प्रदेश में देखिए तो इंदौर का तरीका अलग है, भोपाल का अलग है, विदिशा का अलग है, रायसेन का अलग है, मंडला का अलग है, और सुदूर जो ग्राम अंचल है उसका एकदम अलग है। सबके अपने जीवन जीने के तरीके हैं, और उन सब जीवनों में कोई हमने एक मूल्यों को हमने अपनाया है। वो जो मूल्य हैं वो एथिक्स के रूप में आते हैं, जिनको हम कई बार संस्कार भी कहते हैं कि हमारे परिवार में हमने क्या सीखा। वो हमारे वैल्यूज़ हैं, वो हमारे मूल्य हैं, वो हमारी एथिकल वे ऑफ लाइफ है। और सही क्या है, सही कैसे कर सकते हैं? सही करने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, हमारा इनर कॉन्फिडेंस। देखिए, आप लोगों ने काफ़ी पढ़ाई करके, तैयारी करके या जीवन में अनुभव करके बहुत सारी चीज़ देखी हैं। तो एक है कि आदर्श या आइडियल कोई चीज़ है, उसको हम कहते हैं व्हाट शुड बी, और एक है जो आज की वास्तविक धरा है, उसको हम कहते हैं व्हाट इज। और जब भी आप जमीन पे काम करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि व्हाट इज और व्हाट शुड बी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। जितना उस पीछे से लेके यहाँ तक गैप है, अब क्या उस गैप को हम लोग सब मिलके भी समवेत होकर पूरा कर सकते हैं? शायद नहीं, शायद नहीं। हमारे जो पुराने रामायण महाभारत हैं, तो रामायण में श्री राम बचपन से क्या करते थे बताइए? ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। जगह जगह राक्षसों का संहार करते थे। कोई ऋषियों को तंग कर रहे हैं तो बचपन से वो विश्वामित्र के साथ जाके, फिर बाद में उन्होंने रावण का भी संहार किया, वो असुर था। तो क्या रावण के संहार करने के बाद वो सब जो बैड वैल्यूज थे वो सब खत्म हो गए क्या? राम ने किया था, फिर क्या हुआ? वो जो रावण है वो खत्म तो हुए नहीं, और हम हर साल 10 सिर वाले रावण जलाते हैं। वो 10 सिर वाले रावण, मैं पहले देखता था कि एक शहर में एक जलता था, आज हर मोहल्ले में एक जलता है। कितने रावण हो गए हैं। कई बार एक छोटी सी पंक्ति है कि उतने राम कहाँ से लाऊं जितने रावण मैंने देखे। तो रावणों की संख्या, रावण अर्थात क्या है? रावण हमारे अंदर ही, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। राम कौन है? राम आदर्श है। जब राम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी क्या वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाए थे? कर पाए थे क्या? कौन कहेगा? बताए कोई। आप लोग बताएं। यहां बड़ी संख्या में महिला शक्ति है। क्या राम ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया था? क्या केवल रावण का संहार करना ही राम का दायित्व था? फिर वो राम को कॉन्फ्लिक्ट इतना हुआ कि उन्होंने सीता को तज दिया। वो क्या उनके कर्तव्य नहीं था? सबसे बड़ा कर्तव्य था। क्या होता है समाज में? कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है। अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे आप रिजॉल्व कर सकोगे? जब राम नहीं कर पाए
तो हम में से किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि हम ये गैप जो है व्हाट शुड बी और व्हाट इसके गैप को खत्म कर दें। पर हम अगर अच्छे मन से, निष्ठा से, अगर हम उसको एक कदम भी चल पाए उस दिशा में, तो हमने अपने जीवन का बहुत बड़ा दायित्व को पूर्ण किया। तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम कैसे व्हाट इसको व्हाट शुड बी की ओर ले जा पाए। जब आप ट्रेनिंग करते हो यहाँ इस एकेडमी में, तो यहाँ क्या बताते हैं कि व्हाट शुड बी कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये श्रेष्ठ काम है। जमीन पे आप जाते हो तो आपको कहते हैं साहब ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता, ये तो ऐसे ही चलता है जो चल रहा है। तो आप क्या करोगे? या तो आप उसकी बात मान लोगे, जमीन पे कह रहा है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि जो आप वहाँ सीखा है उसको भूल जाओ, जो आपने वहाँ सीखा अकाडमी में वो असलियत नहीं है, असलियत ये है। कैसे हम अपनी सिखलाई को असलियत में उतार सकें, दैट इज एथिक्स, दैट इज द कंडक्ट विच वी हैव टू डू। एंड आप लोग तो एक मर्यादा में बांध दिए गए। आपने एमपी क्या कोड, आपका कंडक्ट रूल्स का क्या पूरा नाम है, कौन बताएगा? सीसीएफ रूल्स। आपके ऊपर कौन से नियम लागू होंगे? नियम लागू हो गए, सिविल सेवा आचरण नियम लागू हो गए आपके ऊपर। जिस दिन आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की, और उसको पढ़ाया आप लोगों ने किसी ने? वेरी गुड। और उसके अंदर कितनी बंदिशें हैं? उतनी बंदिशों का आप हर बार पालन कर पाओगे क्या? चाहिए क्या? नेक नियत और एथिकल वे ऑफ लाइफ। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये हमारे कंडक्ट को डिफाइन करता है। और कंडक्ट डिफाइन कैसे होगा? मूल्यों से। मूल्य क्या? एक जमाने में मूल्य था, और आज से बहुत पुराना जमाना नहीं है। आज से 50 साल पहले ये मूल्य था कि घर की महिला बाहर नहीं निकलती थी। ये मूल्य थे, उस समय के मूल्य थे। महिला बाहर नहीं निकलेगी। वो महिला कहाँ जाएगी? अगर गांव में रहती है तो अपने मोहल्ले की महिलाओं के साथ देवी पूजन करने चली जाएगी, वो उसकी आउटिंग थी। पुरुष जाता था तो भी महिला साथ नहीं जाती थी। वो जमाना वहाँ से आज कितना बदला है आप देख रहे हैं। आज इतना बदला है कि हमारी 33% तो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, क्योंकि पहले बच्चियों की पढ़ाई नहीं होती थी, बच्चों की पढ़ाई होती थी, और घर में कहा जाता है बेटा पढ़ रहा है, तुम चुप रहो, तुम बात मत करो। वहाँ से आज हम एक इक्वालिटी की ओर आए हैं। बेटियाँ बेटी सब, बेटे सब पढ़ते हैं, सब अच्छा काम करते हैं, पर वो जो वैल्यूज हैं वो तो बदल गई। वो उस समय की जो अच्छी बात थी वो आज पालन नहीं हो सकती, क्योंकि अब आप घर से बाहर निकल आए, घर से बाहर निकल आए, काम करने आए तो आज वैल्यूज में एक बड़ी चुनौती आ गई फैमिली लाइफ में। यंग लोगों को देखने को मिलेगा। आज से 25 साल पहले फैमिली लाइफ क्या होती थी कि भाई चलो हस्बैंड की नौकरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइफ की नौकरी तुम कर रही हो ठीक है, लेकिन तुम नौकरी भी करोगी, तुम घर का काम भी करोगी, तुम बच्चे भी पालोगी, मैं केवल अपनी नौकरी करूँगा। वहाँ से भी अब चीज़ परिवर्तित हो गई है। दोनों मिलकर के काम करते हैं, घर का काम भी दोनों को मिलकर करना है। ऐसी और हम बढ़ रहे हैं, अगर बढ़ नहीं गए हैं तो चेंजेस लाइफ में कंटिन्यूअसली आएंगे। पिछले 50 साल में जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल चेंज आए हैं वो बहुत ह्यूमंगस हैं, बहुत वृहद हैं। और उन चेंजेस के अंदर में कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन। जब मैं, अब बहुत साल हो गए, जब पहली बार नौकरी में आया था तो बैलगाड़ी बहुत कॉमन थी, साइकिल सबसे ज़्यादा कॉमन थी। और जाना है तो साइकिल ही है, क्योंकि सड़क ही नहीं है तो जाओगे कहाँ। और आज कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऐसा नहीं है जो कम से कम 2 लेन रोड से जुड़ा ना हो, और कई तो 4 लेन से जुड़े हैं। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट रोड भी। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमारे
वैल्यूज को भी चुनौती दे रहा है। परिवर्तन बहुत शुभ है, लेकिन हर परिवर्तन अपने साथ एक चुनौती लेके आता है। ये हमको एथिक्स में समझना है। जब से हमने ये समाज को ऐसे जोड़ा है जैसे आज जुड़ा है, तब से हम अपने लिए रूल्स बना रहे हैं, पर्पस बना रहे हैं, उद्देश्य बना रहे हैं, मूल्य बना रहे हैं, और सोशल और कल्चरल वैल्यूज को अपने बना जो बदलते जा रहे हैं, ये भी हमने देखा। और हम मटेरियल प्रोग्रेस और वेल्थ अर्थात विकास, आर्थिक सामाजिक विकास को लगातार बढ़ाने की ओर जा रहे हैं। और पहले जहां किसी मोहल्ले में 50 घर पे एक गाड़ी होती थी, आज 50 घर पे 100 गाड़ी है। पहले स्कूटर बहुत बड़ी चीज़ होती थी। 25 साल पहले अगर आपके पास स्कूटर है तो आप माने जाते थे कि आप अच्छे कमाने वाले व्यक्ति हो। आज 2-2 गाड़ियाँ सब रखे हैं। तो ये चेंज तो आ रहा है मटेरियल प्रोग्रेस का। इसका फ्लिप साइड, डाउन साइड भी है। जितनी आप गाड़ी बढ़ाते जा रहे हो उतना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ट्रैफिक, कितना भी रोड बना लो, गाड़ी जब बढ़ती जाएगी। मुझे पिछले साल दशहरे में, अभी पे दशहरा आ रहा है, तो एक वाहन जो बेचने वाले, उन्होंने कहा साहब इस साल केवल मैंने दशहरे में 1000 गाड़ियाँ बेची भोपाल में। तो वो तब जाएंगी कहाँ? इसी रोड पे आएंगी, पार्क कहाँ होंगी? और ये सब जगह है। तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस को हम मैक्सिमाइज तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको इसको हैंडल भी करना है। यही चीज़ हमको प्रॉब्लम भी बढ़ाती जा रही, जो हमको हैंडल करना है। और इन चीज़ों को कैसे हम इस चेंज में से कैसे हैंडल करें, तो बहुत हद तक रिलीजन और रिलीजियस वैल्यूज, रिलीजियस प्रोसेसेस एक माध्यम रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी को एक धागे में पिरोने के लिए, उनको ये समझाने के लिए कि ये अच्छा है ये करो, ये अच्छा नहीं है ये मत करो। वो भी अब क्विकली चेंज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को हम देखते हैं। आप गवर्नमेंट में आ गए। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आप अलग अलग विभागों में हैं। कितने विभागों में आप लोग, कौन कौन से विभाग के हैं? तो पूरा स्पेक्ट्रम ही है सरकार के, सारे विभाग जुड़े हुए हैं यहाँ। बहुत अच्छी बात। तो जहाँ एक और हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ गवर्नेंस की ज़रूरत और ज़्यादा होती जा रही है। कैसे हम इसको हैंडल करें? तो गवर्नेंस के 5 मूल सिद्धांत स्वीकार किए गए हैं। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी मतलब निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता ये नहीं होती है कि साहब एक आदमी निर्णय लेगा। आजकल हम शासन में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, एक आदमी निर्णय लेगा, आप कोई निर्णय नहीं लोगे। ये एक चैलेंज है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जब शासन में जब तक इंडिविजुअल जिसका जो काम है वो निर्णय न लेते हुए, वो निर्णय केंद्रीकृत होता जा रहा है। यह डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के भी खिलाफ है। जस्टिस, जस्टिस अर्थात न्याय, बेनिफिशियंस अर्थात सबके हित में काम करो, किसी के विरोध में न, अपक्षपात मत करो, और निष्ठा रखो, निष्ठा रखो। यह 5 मूल सिद्धांत गुड गवर्नेंस के हैं, जो एथिकल वैल्यूज को भी परिभाषित करते हैं। ये गुड गवर्नेंस होगी तो एथिकल वैल्यूज अपने आप में प्रमोट होंगी। आगे बढ़ते हैं। आपको हम ले चलते हैं आज से कई हजार साल पूर्व। अत्रि स्मृति एक हमारे श्रुति ग्रंथ होते हैं, वेद इत्यादि। उसके बाद स्मृति हैं जो याद रहते हैं। अत्रि स्मृति हमारी एक
स्मृति की बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है। इसको कौन पढ़ेगा? संस्कृत कोई पढ़े? अति स्मृति। तो शासक के, और जब हम शासक कहते हैं उस शासक में आप सब आते हो, क्योंकि आप उस शासक के प्रतिनिधि हो और शासक की तरफ से दायित्व का निर्वहन कर रहे हो। उस समय राजा होता था, राजा के लोग होते थे, आज जनतांत्रिक है और आप उनके प्रतिनिधि हो। क्या क्या बात अभी हम क्या कह रहे थे? इसमें देखिए, दुष्ट को दंड अगर नहीं देता है और दुष्ट अगर बढ़ते चले जा रहे हैं तो वो राज्य कैसा राज्य है? अच्छा राज्य नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर दुष्टता करके व्यक्ति अपनी लाभ उठा के आगे बढ़ता जा रहा है, और क्या ये आज हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। दुष्टस्य को दंड नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। दुष्ट को दंड मिलना चाहिए। जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। और तीसरी बात जो आई, न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धि, जो कोष में अर्थात राज्य के पास जो ट्रेजरी है उसमें जो वृद्धि है वो कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? नीचे इंग्लिश में लिखा है, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी बेस्ड ऑन द पाथ ऑफ जस्टिस। न्याय के आधार पे ग्रोथ होना चाहिए। जहां हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं वहां ये बात आज से नहीं है, ये बात हजारों साल पहले इस एक श्लोक में करीब करीब हमने गुड गवर्नेंस की सारी बातें रख दी। और सबसे बड़ी बात क्या? अपक्षपातो, पक्षपात नहीं करना, ये तुम्हारा ये मेरा नहीं करना। और पांचवी बात है राष्ट्र रक्षा। ये 5 राजा के यज्ञ बताए हैं कि राजा अगर अपने दायित्व का निर्वहन करना है तो उनको इन 5 बातों को, 5 यज्ञ को करना पड़ेगा। और ये विचार तब भी था, विचार आज भी है। तब भी शायद पालन नहीं हो पाया होगा, आज भी दिख रहा है कि इतना सरल नहीं है कि कह दिया। अच्छी बातें कहना बहुत आसान है, अच्छी बात पे चलना थोड़ा सा कठिन मार्ग का काम है। अर्थशास्त्र में ले चलता हूं, कौटिल्य ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि टू बी ऑलवेज अवेक इज द किंग्स व्रत। राजा का व्रत क्या है? हमेशा जगे रहना। तो क्या राजा 24 घंटे जग सकता है? जग सकता है क्या? या राजा के प्रतिनिधि आप होकर 24 घंटे जग सकते हो क्या? ना। तो ये क्यों कह रहे हैं कि राजा का व्रत है? अलर्ट रहना, पता रहना कि आप जिस इलाके में काम कर रहे हो, जो आपका एरिया ऑफ वर्क है, उसमें क्या हो रहा है। इन्वॉल्व होना, मेंटली लॉक करना उसको, कि ऐसा नहीं है कि अब मैं शाम को घर आ गया, अब मुझे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है, हो भाड़ में जाए। ऐसा नहीं कह सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसमें 24/7 जो शब्द है कि 24 घंटे 7 दिन हम अलर्ट रहें, माइंडफुल रहें कि क्या हो रहा है मेरे इलाके में। स्किलफुली कैरी आउट हिज ड्यूटीज इज द किंग्स यज्ञ। किंग का यज्ञ क्या है? कि अनुशासन से अपने कार्य को, अपने प्रोफेशनल ड्यूटी को निर्वहन कर सकें। अगर आप आबकारी के हैं तो आपकी अलग ड्यूटी है, आप महिला बाल विकास के हैं आपकी अलग ड्यूटी है, आप पुलिस के हैं आपकी अलग ड्यूटी। आपकी जो ड्यूटी है उसको आपको कैरी आउट करना है, ये आपका कर्तव्य है। फिर तीसरी बात जो राजा से हमें बार बार ये राजा को याद दिलाना पड़ता है कि साहब अपने कर्मचारियों को, जो आप सब बैठे हो, सही सैलरी देना, ये राजा की दक्षिणा है। आप लोग काम कर रहे हो, राजा आपको उत्तम सैलरीज दे, आपको ऐसा कमेंसरेट पेमेंट दे कि आप अपने कार्य को
नेक नियत से और बिना टेम्पटेशन के कर सको। एक होमवर्क दूं, करोगे? हरिशंकर परसाई का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। हरिशंकर परसाई व्यंग्य लिखते थे, सटायर लिखते थे। हरिशंकर परसाई की एक बहुत मशहूर कहानी है, पुलिस के ऊपर है, उसका नाम है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इसको पढ़ लीजिए जरा। पढ़ लिया, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़े। मातादीन, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे डेपुटेशन पे गए हैं, चांद की कानून व्यवस्था संभालने। ये जो वो कहानी है, सटायर है, क्या नहीं होना चाहिए, वो यहाँ है कि हम सही अनुपात में वेतन भत्ते आदि हम अपने कर्मचारियों को दें। ये राजा का काम है। राजा का यह भी काम है कि प्रजा के सुख ही में उसका सुख हो। राजा के सुख में प्रजा का सुख हो, ये तो आज की बात है। क्या हम किस पे ताली बजाएं? जब हमें कहा गया ताली बजाएं, तो आज की बात है कि राजा का सुख है, राजा खुश है, भी सब खुश हो जाओ, राजा खुश है। राजा खुश कब होता है? जब सब प्रजा खुश होते हैं। मैंने कोई लगभग 40 साल अलग अलग फील्ड में देखा है। बहुत एक जगह एक पॉलिटिकल कैंपेन स्पीच चल रही थी। उस कैंपेन स्पीच में किसी ने पूछा, वो जो स्पीकर थी एक्चुअली, कि आप हमेशा इतने क्रोध में क्यों रहती हो? आप हंसती क्यों नहीं हो? आपको क्यों इतना मन में क्षोभ क्यों है? तो उसने कहा, जब हमारे जो सामने बैठे लोग हैं वो खुश होंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश हो जाऊं? तो राजा का सुख किसमें है? प्रजा के सुख में, और उनका जो वेलफेयर है उसमें ही वो खुश हो। ये बात किसने कही थी? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, आज से 3000 साल पहले। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, तब से चला आ रहा है, पर चैलेंज क्या है? चुनौती क्या है? चुनौती ये है, गुड गवर्नेंस की चुनौती क्या है कि गुड गवर्नेंस कहता है कि आप डिलीवरी ऑफ सर्विस और गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्टिस, सिटीजन्स को सही समय पर उपलब्ध करा पाएं। ये आपका सबसे बड़ा दायित्व है। कैसे करा पाएं? इक्विटी अर्थात अपक्षपातपूर्ण कार्रवाई करें, शुचिता हो, प्रोबिटी हो, पारदर्शिता हो, जिसमें आप क्या कर रहे हो सबको पता चले। ये गुड गवर्नेंस है। पाथ टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। आज एक माहौल है कि पीस, अगर शांति की बात करते हो, मैं सरकार के बाहर हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, आप लोग मत बोलिएगा इसको। अगर आप शांति की बात करते हो, इसका मतलब है कि आप देशभक्त नहीं हो। देशभक्त हो तो आपको लड़ना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, आग लगाना चाहिए। ये कभी भी विचारधारा उचित नहीं रही है, पर अभी चल रही है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भ्रष्टाचार है और लालच है। यह चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ जो तीसरी बात है, जो मैंने आते ही पूछा, आप बताइए ये कि साहब आप गवर्नमेंट सर्विस में आके आपके पास क्या मिलेगा? तो आप सबने कहा पावर मिलेगा। तो पावर इकट्ठा करना हर मनुष्य का सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, पावर का जो एक्सचेंज है वो हर जगह है। माता पिता अपने बच्चे पे पावर दिखाते हैं कि तुमको पता नहीं, मुझे पता है। बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन पे पावर दिखाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे पे पावर दिखाते हैं। पहले पति दिखाता था, आजकल पत्नियां भी दिखाती हैं, अच्छी बात है। समाज में, मोहल्ले में, परिवार में, हर जगह पावर को इस्टेब्लिश करना हर व्यक्ति की चाहत होती है कि भाई मुझ में ज़्यादा पावर हो, दूसरों से ज़्यादा पावर हो। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार, ग्रीड और पावर की, मतलब एक भूख,
ने कहा साहब हमको क्या पावर मिल गया, साहब हम फलाना पद पे आ गए, अब इससे ज़्यादा पावर मेरे ऊपर वाले पद पे, हम क्यों ना उस पर पहुँचे। जिस पद पे है पावर उसका क्या सदुपयोग कर पाए हो, नहीं और मिल जाए भले ही हम उसका इस्तेमाल कर पाए, सदुपयोग कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है गुड गवर्नेंस की, जो हम पे आज से नहीं है। ये भी हम देख रहे हैं कि जब से वेद बने, जब से अति स्मृति ने राजा को कहा, तभी ये भी कहा कि साहब वो जो नृप है, वो जो राजा है, वो कैसे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो अपने पावर के भूख में, और वो नहीं, उससे ज़्यादा उसके जो कारिंदे हैं, उसके जो ऑफिसर्स हैं, वो उनको ज़्यादा पावर, राजा से ज़्यादा पावर चाहिए। एक सबसे सटायरिकल जो सेइंग है अंग्रेजी भाषा में, जो हमने बहुत कैरियर में सुनी, मोर लॉयल देन द किंग। इसका क्या मतलब है, कोई बताए? मोर लॉयल देन द किंग, कोई बताओ यार, कोई तो कुछ ट्राई करो हिंदी में कि राजा से ज्यादा राजभक्त, अर्थात राजा अगर ये कह रहा है कि तुम टैक्स कलेक्ट करो, तो हम राजा के लिए राजा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके देंगे। अर्थात राजा हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आजकल बात है, राजा कहता है हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ लो, तो राजा का जो कारिंदा है वो दंडवत हो जाता है। और ये बहुत हद तक शासकीय सेवकों पे लागू है। बॉस कह रहा है कि ये काम करो, तो हम बॉस को खुश करने के लिए इससे आगे बढ़ के काम कर देते हैं। मोर लॉयल देन द किंग, राजा ये कह भी नहीं रहा है। तो चुनौतियां राजा के उतने कहने से नहीं है जितना हम ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि राजा मुझसे खुश हो जाए। राजा मुझसे खुश हो जाए तो मुझे ज़्यादा पावर मिलेगा, मुझे अच्छी जगह पोस्टिंग मिलेगी, मेरी जनता में वाहवाही होगी, राजा खुश हो जाए मुझसे। और यह मार्ग चलने में बहुत सरल है, शासकीय सेवा में चलने में यह मार्ग बहुत सरल है। परंतु अगर सरल मार्ग पे ही चलना है तो इस सेवा में आने का औचित्य कम हो जाता है। माँ अर्थात जगत माता, या जो माएँ यहाँ उपस्थित हैं या जो माएँ होंगी, माँ अपने उस बच्चे को दायित्व देती है जिसमें क्षमता होती है। जो बच्चा कमज़ोर होता है उस बच्चे को माँ दायित्व नहीं देती। तो उस माँ ने, उस ईश्वर ने, उस परब्रह्म ने आप सबको जो दायित्व दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि आप क्षमतावान हो। अगर सरल मार्ग पे ही चलना होता तो लुढ़क के चले जाते, पहाड़ के ऊपर बहुत जब लुढ़क के नीचे आ जाओगे। तो अपने मार्ग को इतना सरल मत बनाओ कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, जो आज एक नॉर्मल प्रक्रिया परंपरा के रूप में चला आ रहा है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य जो राजा के दक्षिणा और व्रत की बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि करप्शन ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है। जब तक आदमी रहेगा करप्शन रहेगा, करप्शन भ्रष्टाचार रहेगा ही रहेगा। उसने कहा कि भाई अगर आप एक बूंद शहद किसी व्यक्ति की जीभ पे डाल दो तो कब तक उसको रेजिस्ट करेगा? इतनी टेम्पटेशन है उसमें। पावर जिसके पास है उसके पास बहुत टेम्पटेशन है। क्या आप में वो एथिक्स हैं कि आप उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर पाओ? फिर ये भी उन्होंने कहा कौटिल्य ने कि साहब समुद्र में जो मछली है उसने कितना पानी पिया या नहीं पिया ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही जो शासकीय कर्मचारी है
उसने कितना भ्रष्टाचार किया ये नहीं किया कोई नहीं जानता। तो उस जमाने में भी ये बात सामने में आई थी। कौटिल्य ने 40 तरीके बताए थे करप्शन में, लिखा हुआ तब का पुराना, जिसमें लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकार को नुकसान पहुंचाना, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यू। आप जो आज की तारीख में जो चीजें लागू हैं वो सब उस जमाने में भी करप्शन में थी, शासकीय सेवा में। तो शासकीय सेवा में करप्शन एक, अभी वो आया था कोरोना, उसको क्या कहते थे? पैंडेमिक। करप्शन क्या है? एंडेमिक, जो कभी इसका कोई इलाज नहीं होता, एंडेमिक। थिरुवल्लुवर तमिलनाडु के एक 4000 साल पहले के एक फिलोसफर थे। उन्होंने कहा कि राजा का सिपाही जो पैसे मांग रहा है वो और डकैत में कोई फर्क नहीं। सही कहा उन्होंने। देखिए, जहां जहां पर भी हिंसा, वायलेंस होती आई है, इतिहास बताता है। अब हम विभिन्न कारणों से, वो एक पिक्चर आई थी अभी, कौन सी, बाजीराव, बाजीराव फिल्म थी क्या थी? नहीं, उसके पहले छावा तो अभी आई। हाँ, तो बाजीराव को एक जमाने में जब वो मराठा वहां से चल करके यहाँ छतरपुर तक, रीवा तक जाते थे, क्या करते थे? लूटपाट करते थे और लौटाते थे, केवल लूटपाट करते थे। अब आपका बहुत बहादुर है, तो बहादुर है, बिना बिना हथियार का कोई है, उसको जाके लूट के उसका सामान ले आए, और वही काम हमारे डकैत करते थे। दोनों में कोई फर्क नहीं है। 1850 में इलाहाबाद से लेकर के और नागपुर के बीच में जो एक ट्रैक होता था, महाकौशल का जबलपुर का रहने वाला कोई है? बस जबलपुर की रिप्रेजेंटेशन इतनी कम हो गई है। कटनी का कोई रहने वाला है? स्लीमनाबाद का नाम सुना है किसी ने? स्लीमनाबाद की क्या विशेषता है? ठग हो, वहाँ एक कर्नल स्लीमन होते थे, वो थाना था, अभी भी है, वो बरगद का पेड़ होता था, उससे लोगों को फांसी लटकाते थे, तो इसलिए नाम स्लीमनाबाद पड़ गया। वो पेड़ अभी भी मौजूद है, हजारों ठगों को उन्होंने फांसी दी थी। वही ठग, वही हिंसा सब दूर हमेशा चलती रही है। तो ये चुनौती है। इस चुनौती में साहब इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे? हम तो और छोटे बात में हम क्या करें? ऐसा नहीं है, अभी बात करते हैं हम। तो महाभारत भी ये कहता है कि वो राजा जो अपनी प्रजा का हित का ध्यान नहीं रखता, उस राजा को मार देना ही श्रेयस्कर है। श्री कृष्ण ने महाभारत में बहुत लड़ाई करवाई, और पहली बार हमारे धार्मिक इतिहास में आया कि जो राजा है उसके खिलाफ हथियार उठाओ। अभी आप नेपाल में सुन रहे हैं, कल बांग्लादेश में सुना था, पिछले साल मतलब कई जगह सुनते आ रहे हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये चुनौतियां जो हैं पावर की, ग्रीड की, ये हमेशा से हमारे साथ रही है। तो ये तो ठीक है, तो हम करें क्या? क्या करें हम? पहले भी था, आज भी है, तो सब आप हमको क्यों सिखा रहे हो? सब फालतू बात है। हम जाएंगे, दुनिया चलती है, हम भी चलते जाएंगे। ताओ ते चिंग करके चाइनीज थॉट है, वो ये कह रहे हैं कि पीपल आर हंग्री। पीपल आर हंग्री क्यों है हंग्री? क्योंकि जो राजा हैं, जो पावर में हैं, वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस के रूप में ले लेते हैं। पीपल आर डिफिकल्ट टू गवर्न। वाई? बिकॉज दे आर टू सेल्फ सेंटर्ड, बहुत सेल्फिश हैं, और इसलिए पीपल को गवर्न करना मुश्किल है। आज आ जाइए, तब से आज आ जाइए। नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 22 में कि करप्शन, भ्रष्टाचार मेरे देश को दीमक की तरह खा रहा है। फिर वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जिससे हमें दूर रहना है, और अभाव और दबाव से
का ये जो मार्ग है, इससे हम अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पाए हैं। कोई अगर ये कहे कि आज भारत में करप्शन नहीं है तो एकदम गलत है। किसी भी भाग, हर जगह है करप्शन। अब तो करप्शन है तो करें क्या, ये प्रश्न उठता है कि हम क्या करें। मैंने कहा एंडेमिक है, ये जो इश्यूज हैं ये कंटिन्यू चलती आ रही हैं, इनको हल करने का हमें रास्ता ढूंढना है, बात करनी है इसके बारे में। अब ये भी आपके सामने है चैलेंज। एक तरफ है कि रिलीजन, सोसाइटी सब कहती है एथिकल बनो। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वास्तविकता कितनी विपरीत है। कानून, मैंने तो इतने साल जो पुलिस में काम किया, कहते थे लोग, सब कहते थे अब कानून का पालन करिए साहब, बिल्कुल मेरे को छोड़ के बाकी सबके खिलाफ होना चाहिए कानून का पालन। कहते मुझे मत कर, मेरे से छोड़ दो, मैं कानून से ऊपर हूँ, बाकी सब कानून का पालन करो। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर देखे, जब मैं पुलिस में गया, जैसे कुछ साथी आपके यहाँ हैं, तो मुझसे मेरे वरिष्ठ लोगों ने कहा कि ऋषि तुम बहुत खतरनाक विभाग में आ गए, यहाँ किसी पे भरोसा मत करना, पता नहीं कौन पीछे से आपको चाकू धोप दे। तो मैंने कहा सर आप हमसे वरिष्ठ हो, अब जो कहोगे हमने सुन लिया। पर मैं बड़े गर्व से इस बात कहता हूँ, मेरे नेचर में है भरोसा करना। तो मैंने हर एक पे भरोसा किया इस विभाग में, और ये या तो मेरी ब्लेसिंग है कि मेरे ट्रस्ट को 98% लोगों ने वापस दिया। 2% लोगों ने नहीं दिया, वो उनकी किस्मत, मुझे क्या, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं आई। पर आप अगर तैयार हो तो आपके साथ लोग जुड़ने को तैयार हैं। एक कहावत है, चोर को चाबी पकड़ाना। मैं एक जगह पोस्ट हुआ, मुझसे किसी ने कहा कि साहब ये अधिकारी काफ़ी चोर है, भ्रष्ट है, ये ऐसा ऐसा करता है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा महोदय ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको ये दायित्व दे रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मुझे मालूम है सही नहीं है, आप निश्चित रूप से इस दायित्व को सही ढंग से निर्वहन करोगे, ये लो चाबी। और सरप्राइजिंगली 2 साल मैंने वहाँ काम किया, उस व्यक्ति ने जितना निष्ठा से काम किया उतना किसी ने नहीं किया, और वो आज भी कई वर्षों बाद भी एकदम मेरे प्रति समर्पित है। क्यों? चोर को चाबी पकड़ा दी। तो क्या चोर, हर आदमी अंदर से पूरा चोर है क्या? सब रावण है क्या? सब राम तो नहीं है, सब रावण है क्या? रावण भी नहीं है। क्या हम अपने अंदर के रावण को राम की ओर ले जा सकते हैं? हम बाहर के रावणों को छोड़ दें, उनको जो करना है वो करें। हमारे अंदर जो रावण है उसको हम तो कम से कम थोड़ा नियंत्रित करें। पूरा तो नहीं कर पाएंगे, पूरा कर लेते तो न राम होते न रावण होते, कर नहीं पाएंगे। तो बृहदारण्यक उपनिषद इस बात को कहता है कि जो आप विचार करोगे, आप करोगे मुझे अच्छा बनना है, मुझे और अच्छा बनना है, मुझे सबके प्रति न्याय करना है, आप उस दिशा में आपका भाग्य भी बनता जाएगा। और मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से मैंने अनुभव किया है। मैंने वैसे तो संसार का नियम ये है, मैं इनकी मदद करूं, ये इनकी मदद करे, वो उनकी मदद करें, और सब मदद होके वापस आ जाती है। तो मैंने तो ये तक देखा कि एक साहब को, जिनको मैं नहीं जानता था कि मैं 25 साल बाद कभी उनसे मिलूंगा, मैंने 87 में उनकी एक अनायास मदद की, और याद भी नहीं रहा मुझे कि मैंने उनकी कोई मदद की है। 25 साल बाद जब मुझे एक ऐसी चुनौती आई जहां एक बहुत बड़े स्तर के अधिकारी, सबसे उच्च स्तर के प्रदेश के अधिकारी और मेरी बात के बीच में तय करना था कि कौन सही है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा आप ये कह रहे हैं, आप सबूत कर सकते हैं, आप कह रहे हैं? मैंने कहा मैंने भी तय किया था कि भाई जो कहूँगा, जो है वो कहूँगा, मुझे क्या नुकसान है, जो होगा होगा, देखा जाए। तो
वो सज्जन जो 25 साल पहले जिनका मैंने अनायास बिना विचार किए जिनकी मदद की थी वो खड़े हुए, वो समय लॉ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि हाँ साहब, मुझे इन्होंने ये कागज दिया था और इनको भी दिया था, जो बहुत वरिष्ठ स्तर के एक अधिकारी थे, सबसे उच्च स्तर के अधिकारी जो होते हैं। नतीजतन उस व्यक्ति के खड़े होने से मेरी बात मानी गई, जबकि मैं 3 लेवल नीचे था उन अधिकारी से, और मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था। अरे तुम पागल हो क्या, ऐसे लड़ा जाता है क्या? लड़ने की बात नहीं, जो सही चीज़ है उस सही चीज़ को पॉइंट करना मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, उसको करिए। तो कोई खड़ा हुआ, ऐसा मैंने जीवन में अनेक अवसरों पर देखा है कि आप अपना काम नेक नियत से करो, किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाके काम मत करो, नेक नियत से अपना काम करो। शनै शनै आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपका एक प्रभा मंडल बनेगा, और लोग आपके साथ जरूरत पड़ने पे कोई ना कोई खड़ा होगा, ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा जिसके बारे में आप कभी सोचोगे भी नहीं। और एक बड़ी चुनौती मेरे पास आई कि एक जानकारी बहुत ही उच्च स्तर के जगह से चाहिए थी, जाके कर नहीं सकते। रहीम को सुना है आप लोगों ने, अब्दुल रहीम खान खाना? तो रहीम कहते हैं रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार। क्या मतलब? रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, मतलब बड़े आपने देख बड़ा आदमी है, कोई साहब कमिश्नर है, कलेक्टर है, और ये तो सब चपरासी। लघु नदी जहां काम आए सुई, वहां क्या करे तलवार। जहां सुई का काम है वो तलवार नहीं कर सकती। तो मैं इस बात को आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो रहीम की ये जो दोहा है, यह कहता है इस बात को कि जो सबसे निचली पंक्ति का शासकीय अधिकारी है या क्लास 4 क्लास बी एम्प्लॉई है, वो भी आपके लिए कब उपयोगी हो सकता है आपको पता नहीं, या किसी गांव का कोई ग्रामीण व्यक्ति है वो कब उपयोगी हो सकता है आपको पता नहीं। और आपने यदि उसकी बात जायज काम, मैं ये नहीं कह रहा आउट ऑफ द वे जाए, की है, तो वो व्यक्ति उसको याद रखता है। मैं एक रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, एक सज्जन आए और आके मेरे पैर छुए। उन्होंने कहा कि साहब आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। अब मुझे कुछ याद नहीं, क्या हुआ क्या, कुछ कहानी याद नहीं। वो अपने आप सुनाया। उन्होंने, साहब आपने मेरी बात सुन ली, इतना ही आपने किया और मैं उससे आगे बढ़ने में सफल हुआ। तो आप अगर अपना दायित्व पूर्ण करना चाहते हैं तो मार्ग खुलते हैं। मार्ग कौन खोलता है? मार्ग कौन खोलता है? कोई मुख्यमंत्री नहीं खोलता, कोई अधिकारी नहीं खोलता, मार्ग खोलने वाली प्रकृति है। और अगर आपको ये लगता है कि आप यहाँ किसी के एहसान के तले आए हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने मेहनत की, आप में टैलेंट है, आप क्वालिफाई करके यहाँ पहुँचे हो। तो जब यहाँ तक पहुँचे हो, उसमें आपकी किसी ने मदद की क्या? किसने मदद की? आपके संस्कारों ने की, आपके माता पिता ने की, आपके मेहनत ने की, आपके इंटेलिजेंस ने की, वही आपको आगे ले जाएगा। ये एक विचार है जो आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा, गीता भी यही बात कहती है जो हमने बृहदारण्यकम में कहा। क्या कहती है? कि आप अपने बिलीफ के अनुसार ही व्यक्ति बनते चले जाओगे। आपने ये तय कर लिया कि साहब गलत तरीके से ही सफलता मिलती है, तो आप वही रास्ता अपनाओगे और कोई रास्ता अपनाओगे ही नहीं। तो आपका माइंड, तो यहाँ आपकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी है। अब इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आपका, इसको आगे कैसे डेवलप करें हम बात करेंगे। बीच में 2-3 मिनट हम केवल बात करते हैं कि ये करप्शन की जो हमने बात की, तो करप्शन के बारे में कुछ कानून भी हैं जिनका आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो आपने अपना सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स देख लिए, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स, तो क्या आपने बताया था हिंदी में अभी, जो भी बताया था वो भी आपने देख लिए। वो तो आप पे लागू है ही, परंतु और क्या लागू है? लागू है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट।
जहां भ्रष्टाचार को एक आपराधिक मामला बनाया गया है। इसमें वैसे तो जब से कानून बने तब से हैं, परंतु अभी ये 1947 और 1988 और 2018 में ये एक्ट अलग रूप में बन के आए हैं। केवल आपकी जानकारी के लिए, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। ये जो रिश्वत की बात है, पैसा लेना, नगद लेना या उपहार लेना, ये बहुत स्पष्ट रूप से अपराध की परिभाषा में आता है। इसमें इसका कोई और मायने हो ही नहीं सकता। जो अपने लिए या किसी दूसरे के लिए आपसे ज़बरदस्ती करवाए या आपसे कोई काम करवाए, वो भी इसी रिश्वत में आता है। सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो हो चुका। एक सेक्शन 8 भी है जो कहता है कि जो दे रहा है वो भी उतना ही अपराधी है। ये आपकी जानकारी इसलिए है कि आपको, मेरे ऊपर बहुत ज़िंदगी में बहुत लोगों ने दबाव डाला। मैंने कहा देखो भाई, जब मेरे पे कोई समस्या आएगी तो कोई तो बचाने आओगे नहीं, तुम लोग, मुझे ही देखना पड़ेगा। मैं ऐसा कोई काम करूंगा नहीं, तुम जितना तुम कहो तो मैं क्यों तुम्हारे लिए फेवर करूं? मैंने कुछ मैं ही करूंगा, तुम मुझे क्या दोगे बदले में? मुझे जो ईश्वर ने दिया वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, आप क्या दोगे मुझे? अब अगर हमें खुद क्या करना है, ये पार्ट मैं यहाँ लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने कि कैसे हम अब इन कुछ पॉइंट्स से हम अपने को, अपने साथ काम करने वाली हमारी टीम को, और हम अपने जिस भी विभाग में हैं उस विभाग में भी हम कैसे डिफरेंस मेक कर सकते हैं। सम लाइकली सॉल्यूशंस। सबसे बड़ी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो हमें सीखना पड़ेगा। यहाँ पर ही सबसे पहला चैलेंज आता है, किसकी गलती है? अब उसकी होगी, मेरी तो नहीं है। जहाँ आपने खड़े होके कहा, अगर आपके साथ 3 लोग भी हैं आपकी टीम में, आपकी टीम में 3 या 4 लोग भी हैं, आपने खड़े हो कहा साहब मेरी गलती है, मैं आइंदा से नहीं होने दूंगा, वहीं चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, सब के लिए आपके मन में एक इज्जत खड़ी हो जाएगी कि यह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। लेना नहीं पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि यह व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है। एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप, अगर आप एक सुपरवाइजरी या एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी, दोनों कैपेसिटी में ही काम कर रहे हो, आपके साथ 4 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है, जितने भी लोगों की टीम है, उनके क्या आप लीडर बन सकते हो? पदेन तो आप कई बार बन जाते हो कि हम सब फलाना जगह पोस्ट हो गए तो हमारे नीचे काम करने वाले जितने लोग हैं वो सब मेरी फौज है। पदेन तो आप उनके अधिकारी हो जाते हो, पर क्या आप उनके लीडर बन सकते हो? मैं लीडर को हिंदी में नेता नहीं कहूँगा, नेता शब्द का बहुत दूसरा मतलब आजकल निकलने लगा है। पर कैन यू बी ए लीडर ऑफ मेन एंड वुमेन? क्या आपके अपनी जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, आपको अपने काम में कुछ तो डिसीजन लेना होगा या रिकमेंड करना होगा। वो प्रोसेस जो है अगर आपकी वो क्लियर है, नियमों के अनुरूप है और त्वरित है, तो कहीं पर भी आपको कठिनाई नहीं आनी है। क्या कहा मैंने? आपका जो भी कहीं आप रिकमेंड करोगे, कहीं फाइल पे वर्क करोगे, कहीं ज़मीन पे वर्क करोगे जाके, आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, चाहे आप रिकमेंड कर रहे हो या खुद डिसीजन ले रहे हो, वो होना चाहिए जो नियमानुकूल है। अब इसमें तो पता नहीं नियमानुकूल है कि नहीं है, और सब कह रहे हैं आज ही निर्णय लेना है इसमें। अब हमें तो पता नहीं, कह रहे हैं नहीं नियमानुकूल है, कर दो तुम, तो क्या करोगे? क्या करोगे? अगर आपकी एबिलिटी और प्रोफेशनल ज्ञान कमजोर है
तो आप भपके में आते हो, डिसीजन वो लेते हो जो आपसे कहा जाता है कि ये करके ले आना। मैं एक बार मंत्रालय में काम कर रहा था और मेरी कोई 15 साल की नौकरी थी। तो मेरे पास मेरे अधीनस्थ एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब थे, वो आए, कहने लगे साहब ऐसा है कि फाइल बढ़ाने के पहले एक बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से पूछ लिया करो क्या लिखना है। तो मैंने कहा, उनसे कहा मुझे बड़े अफसरों से बात करने में दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा देखो, अब मेरी 15 साल की नौकरी हो गई, अब भी मैं पूछ के लिखूंगा तो मैंने फ़ायदा क्या 15 साल नौकरी का। तो जाके उन्होंने जो भी सत्ता झूठा जाके उनको बता दिया। मेरे पास फाइलें आना बंद हो गई, 4 महीने मेरे पास कोई कागज़ नहीं आया। वो उनको भेजते थे, मैं कहा ठीक है मत भेजो कागज़। 5वें महीने सब फाइलें अपने आप आने लगी। उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ, बात भी ठीक है, जैसे हमारे मित्र ने कहा कि साहब आप अगर बात नहीं सुनोगे तो वो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ही बिगाड़ देंगे, कमज़ोर कर देंगे, फिर आप क्या करोगे। तो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव कितना हो सकते हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप अपनी टीम बना सकते हो कि नहीं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल एंड टीम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 आदमी भी अगर आपके साथ खड़े हैं, क्यों खड़े होंगे? क्या इसलिए खड़े होंगे कि वो आपके अधीनस्थ हैं? ना, वो इसलिए खड़े होंगे क्योंकि उनको मालूम है कि आपकी नीयत ठीक है और आप उनकी नीयत की मैं बात नहीं, आपकी नीयत ठीक है। और आज की तारीख में भी लोग साथ देने को तैयार हो जाते हैं, बशर्ते ये कि आप उनके सही काम में उनका सपोर्ट करो, उनके सही काम में उनका सपोर्ट करो। केवल व्हाट्सएप, आईसीटी, कंप्यूटर, डेटाबेस, इन सब से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। पीपल, लोग जो हैं वही समस्या पैदा करते हैं। क्यों? हमने देखा ये क्या प्रॉब्लम क्या है, ये ह्यूमन बिहेवियर की प्रॉब्लम है, ह्यूमन नेचर की प्रॉब्लम है कि सामने वाला आदमी भ्रष्ट भी हो सकता है, पावर का हंगरी भी हो सकता है, वो ग्रीडी भी हो सकता है, लालची भी हो सकता है, वो ये। और सबसे बड़ी बात आजकल देखता है कि ये मेरा साथी जो है वो तो इंदौर में पोस्ट हो गया और मैं यहाँ हरदा में पोस्ट, हरदा छोड़ो, पहले तो मध्य प्रदेश कंबाइंड था, तो कहते बस्तर में पोस्ट हो गया, मैं वहाँ पोस्ट हो गया, वो इंदौर में, हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। जो बहुत दूर पोस्ट होता था वो ज़्यादा खुश होता था, इंदौर में पोस्ट होता था वो तत्कालिक खुश होता था, लेकिन उसके ऊपर बड़ी चुनौतियाँ आती थी। उसको इंदौर में रहने के लिए बहुत मेहनत का। एक मेरे साथ काम करने वाले 30 साल पहले की बात है, रहे नहीं, बहुत कॉम्पिटेंट थे, डिप्टी कलेक्टर थे, नायब तहसीलदार से भर्ती होकर डिप्टी कलेक्टर हुए थे, और वो एक नगर निगम के आयुक्त बनना चाह रहे थे। नगर निगम के आयुक्त बनने में पैसे बहुत मिलते हैं। कौन से पैसे? जो बजट होता है उसका एक कट मिल जाता है। तो ठीक है साहब, उन्होंने बड़ी प्रयास किया, पॉलिटिकल ये वो, पोस्टिंग अपनी करा ली। उनके साथी ने कहा, जो थोड़े शरीफ थे, उन्होंने कहा देखो साहब ऐसा है, ये जाएगा वहाँ जा करके लोगों से ज़बरदस्ती पैसे लेगा और फिर इसकी शिकायतें होंगी और फिर वही पैसा खर्च करेगा ये लोगों को चुप कराने में। तो ये जो तरीका है, ये तरीका लालच से आता है, तरीका लालच से आता है। करप्शन में 2-3 शब्द चलते हैं। एक शब्द होता है नजराना। नजराना क्या है बताइए? नजराना क्या है? फॉर्म ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट बट विथ नो एक्सपेक्टेशन, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। नजराना, एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि साहब हम हर दिवाली में आपके यहाँ मिठाई ला रहे हैं, हो सकता है 5 दिवालियों बाद मुझे आपकी ज़रूरत पड़े तो रिश्ता जो बना है उसको थोड़ी मदद कर दीजिएगा। दूसरा होता है शुक्राना। वो क्या है? फॉर्म ऑफ, वो कहाँ आता है? सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आता है। अब तीसरा होता है जो आजकल सबसे ज़्यादा चलने लगा है, उसको बोलते हैं जबराना। पैसे भी दो, काम भी नहीं करेंगे और तुम्हें हिम्मत भी नहीं कि तुम कुछ बोल सको। और ये बीमारी बहुत हद तक हमारे आजकल जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों में बहुत ज़्यादा लगी हुई है।
और इतनी ज़्यादा ज़माना बदल गया है कि एक कोई 40 साल पहले एक एमएलए साहब आए मिलने, मैं एसपी था कहीं, जब मैं निकलने लगे तो कहा सब मदद मिलेगी। मैंने बताइए। अब एमपीएसआरटीसी की बस की पहली सीट पे बैठवा दीजिए। कितना सिंपल ज़माना होता था। उसको क्या चाहिए था? एमपीएसआरटीसी की बस की पहली सीट पे बैठवा दो। वैसे भी वो विधायक सीट लिखी रहती थी एक ज़माने में, आप लोग तो यंग हैं, उस ज़माने में उस पर लिखा रहता था विधायक सीट। आज कोई विधायक क्या बस में बैठेगा? 8 गाड़ियों में घूमता है। विधायक तो छोड़ो, पार्षद अपने आप को समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा आदमी हूँ, और वो हर काम के लिए पैसे लेता है, और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप काम करिए, पैसे वो लेगा, काम आप करोगे। काम नहीं करोगे तो मैं तुमको काम नहीं करने दूंगा। और अब तो ये हो गया है कि आपसे भी पैसे लेता है। तो बड़ी सारी जो चुनौतियाँ आई हैं, इन चुनौतियों को हल करने का रास्ते सरल तो नहीं है, पर रास्ते हैं जरूर। जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो मैंने एक तरीका अपनाया, आप सबके लिए भी है। जो भी जनप्रतिनिधि आपके ऊपर दबाव डालने को उद्बुद्ध है, तैयार है, आपको उसके बारे में क्या पता है? आप उसके बारे में कुछ जानते हो क्या? आप जब यहाँ आए हो तो इतना तो मानूंगा ही कि आपकी कुछ आईक्यू है, आपका कुछ अवेयरनेस है, आपका कुछ इंटेलिजेंस है। क्या आप उसके बारे में जानते हो कि वो क्या क्या बदमाशियां कर रहा है? अगर उसको ये पता है कि आप जानते हो तो वो आप पे प्रेशर नहीं डाल पाएगा, बशर्ते आपका अपना बिहेवियर साफ हो, पारदर्शी हो। आपके ऊपर वो ये ना कह सके कि उसका काम तो तुमने किया, मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो? उसके काम के लिए तुमने पैसे ले लिए, मैं ही बोल रहा हूँ, आके लड़ाई करता है वो। आजकल बहुत ज़माना ऐसा हो गया है। कैसे कर सकते हो? यही तरीके हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने अपनी बाउंड्री मार्क की कि मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा और ना तुमको जाने दूंगा। एक बात यह है, जो आज कैरियर नया शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक अलग फॉर्मूला है। आप अपने कैरियर के पहले 5 से 7 साल में जितनी मेहनत से, जितनी निष्ठा से काम करोगे, वो आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनाती है जो आपके साथ चलती है ज़िंदगी भर, जब तक आप रिटायर नहीं होते। उस समय आप सही काम कर रहे हो, उस समय काम सीखने की आपको ललक है, उस समय आप ये कोशिश नहीं कर रहे कि मैं फलानी जगह पोस्टिंग कर लूँ। जहाँ सबसे घटिया जगह भेजा जा रहा है चले जाओ, 5 साल 7 साल काम करो विभाग में, अपने आप आपकी एक छवि बनेगी। और वो छवि आज आप देखते होंगे, जो पुरानी सेवा काल के लोग हैं यहाँ, उनको ये बात मालूम है कि उनके ही पीयर ग्रुप में कई लोग ऐसे हैं जो जिनका नाम इज्जत से लिया जाता है कि साहब ये योग्य हैं, परिश्रमी हैं, मेहनती हैं और साहब ईमानदार हैं। अगर आपके साथ ईमानदार, योग्य, परिश्रमी 3 चीज़ें लग गई, केवल ईमानदार बनोगे और अयोग्य होगे तो आपको भगा दिया जाएगा। क्या आपका प्रश्न का उत्तर केवल ईमानदार होगे, अयोग्य होगे, आलसी होगे तो सिस्टम आपको पटक देगा। अगर आप योग्य हो, अगर आप परिश्रमी हो, अगर आप काम करने की क्षमता रखते हो, तो आप ईमानदार होगे तो भी लोग आपको हाथ पे सराखों पे बैठाएंगे। ये आपके ऊपर है, आपको सीखना है कि आपका काम आप कैसे करना चाहते हो। ये बात कैसा भी, जमाना कोई बहुत अच्छा नहीं है, चारों तरफ भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं की, पक्षपात की चुनौती बहुत बढ़ी हुई है। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि आप लोग इस मार्ग पे चल सकते हो, बाउंड्री मार्क करो। और एथिकल फ्लो ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि आप अपने निजी जीवन को कैसे संचालित करते हो। आपके निजी जीवन में मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर आपकी सैलरी सबको मालूम है, कोई ऐसा तो है नहीं किसी को मालूम नहीं है, आपका टेक होम पे भी सबको मालूम है, आप उसके अनुरूप ज़िंदगी जी रहे हो। और आजकल सरकार ने ठीक ठाक रखा है, बहुत बहुत ख़राब नहीं है। उसके साथ कुछ
छोटी छोटी शासकीय सुविधाएं और मिल जाती हैं, कहीं मकान मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, तो अपने आप में आप अगर उस आमदनी में रह रहे हो, ये लोगों को दिख जाता है। आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, आपके ऊपर वाले लोग हैं, आपके नीचे वाले लोग हैं, जो पब्लिक आपसे कांटेक्ट करती है, मीडिया वाले जो घूमते हैं, पर्टिकुलरली जो राजनेता हैं, वो अगर ये देख लेते हैं कि साहब ये आज की तारीख में भी जबकि स्थिति बदतर हो गई है, ईमानदार योग्य आदमी को अनायास प्रताड़ित कोई नहीं करता, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, पर अनायास प्रताड़ित कोई नहीं करता। अब कुछ जगह वो शुरू हो रहा है जो बहुत ही एक दुर्भावना से काम करने वाली चीज़, जो आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा मानना है आपके साथ दुर्भावना से कोई काम हो रहा होगा तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलेगा जो आप उस रास्ते को आपके लिए सरल सुगम रास्ता बताएगा। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पर इसको आगे बढ़ जाता हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझ लूँगा, इसको ज़रा समझिए। ये जो चीज़ है, इसी के लिए आप लोग शासकीय सेवा में आए हैं, इसी के कर्तव्यों का निर्वहन करना आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका दायित्व है। लीडर बनना, लीडर कैसे बनते हो? लीडर बनना जो है वो मैनेजर बनने से डिफरेंट है, सुपरवाइज़र बनने से डिफरेंट है। लीडर बनने के लिए कठिन रास्ता जो है उससे कैसे निकल पाना सबसे पहली बात है। आपको अगर सरल रास्ते पे जाना है तो आप लीडर हो ही। मैंने आज तक कोई लीडर नहीं देखा जो सरल रास्ते पे जा रहा है। तो कठिन मार्ग का नेविगेशन कर सके वो लीडर है। मेरे पास जो भी साधन उपलब्ध है, मैन पावर है, सरकारी बजट है, शासकीय कार्यालय है, मेरी कोई योजना है जिसको मैं संचालित कर रहा हूँ, जिसका लाभ मुझे लोगों तक पहुँचाना है, उन संसाधनों को कैसे सबसे अच्छा यूज़ करना, इसमें दिमाग लगाना मेरा काम है। ये मेरा काम है लीडर। जो मुझे दायित्व दिया गया है कि भाई देखो, जनसंपर्क में ये है कि सरकार की बुराई नहीं होनी चाहिए। जनसंपर्क वाले कौन कौन है? तो सबसे आपका मुख्य दायित्व ये है कि अच्छी बातें जाएं और बुरी बातों को कम किया जाए। अब बुरी बातों को कम करने का क्या तरीका होता है? जनसंपर्क का एक जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का तरीका है कि जो पत्रकार है उसको पैसे दे दिए जाते हैं कि भाई तुम्हें कैसे दे दिए जाते हैं? विज्ञापन दे दिया जाता है। जो शासन की बुराई कर रहा है उसको विज्ञापन नहीं दिया जाता है, और शासन की बड़ाई कर रहा है उसको विज्ञापन दे दिया जाता है। यार आजकल अच्छे माहौल में जा रहे हो, आजकल किसी की हिम्मत नहीं पत्रकार की शासन की बुराई करने की। बट पॉइंट इज कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है कैसे आप उस तक पहुंच पाओ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मैंने पहले भी कही थी। और सबसे आवश्यक बात, आप अगर कहीं किसी भी दो आदमियों के भी बॉस हो, या आप किसी टीम में खुद काम कर रहे हो और आप सुबह उठते हो, आपको लगता है यार मेरा बॉस कितना घटिया आदमी है, आज जाऊंगा सुबह से ही मुझे डांटेगा, घर में उसकी कोई समस्या है वो गुस्सा मेरे पे निकालेगा, ऐसा रोज की बात है, तो आपको ऑफिस जाने का या काम पे जाने का मन नहीं है। और कहीं आप पहुंचे और एकदम खुशनुमा माहौल है, सब लोग एक दूसरे को देख के प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, वो माहौल अगर आप क्रिएट कर पाओ तो आपसे अच्छा कोई लीडर नहीं हो सकता। ताकि आपके साथ जो आदमी आ रहा है, चलो मज़ा आएगा ऑफिस जाके, वो जो मज़ा आने की बात है, हम लोग ज़िंदगी में बहुत सारे काम इसलिए करते हैं मज़ा आएगा। तो अगर हमारे कार्य क्षेत्र में मज़ा आने लगे तो क्या बात है। आप भी खुश, आपका स्टाफ भी खुश, आपका बॉस भी खुश। अब ये करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा सा इमोशनल बॉन्डिंग करनी पड़ती है। मान्यवर अतिथि महोदय को मेरा नमस्कार। मैं अंशिता नागर।
सर ने जो राम और रावण की बात कही है उसके लिए मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, पढ़ते रहते छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, धधक उठी अधीर पौरुष की आग राम केशर से। तो हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने प्रेरणादायक विचारों से इस कार्यशाला के व्याख्यान यज्ञ में धीर, गंभीर और मर्म स्पर्शी आहुति दी है। इसके लिए हम सर का सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित तौर पर हमारे लिए एक हर्ष का विषय है कि जिन्हें हम एमपीपीएससी के सिलेबस में पढ़ते थे उनसे आज हम साक्षात रूबरू हुए हैं। मुझे पढ़ते थे लायक तो नहीं हूं मैं, चलो ठीक है। और मैं सर का सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना जो अमूल्य समय है वो हम सभी को दिया। मैं अपनी और सभी प्रशिक्षु अधिकारियों की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी जो वाणी है उसको विराम देना चाहूंगी कि जिनके उपदेश सुनकर संवर जाए जगजीवन, जिनके उपदेश सुनकर संवर जाए जगजीवन, सत्य जिनका भूषण करुणा जिनकी वाणी, जिनके उपदेशों को सुनकर आज पावन हुई हमारी आरसीडीपी की भूमि सुहानी, उनके ही आशीष और शुभेच्छा को पाने को करती पद बंदन। हे शुभ अतिथि, आपका सादर अभिनंदन, सादर अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी ड्यूटी का ध्यान रखिए।